हेलो एवरीवन, हाउ इज द जोश। आज मैं और आपके प्यारे एंटी सर यहाँ पर डिस्कशन करने आए हैं लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी फॉर द जेई मेंस। आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे या लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर होंगे। मतलब ये उम्मीद तो की जा सकती है कि लगभग अपना 80% सिलेबस कंप्लीट किया जा चुका है। अगले 20 दिन बचे हुए हैं। दिमाग में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स इस समय आ रहे होंगे। समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहां से शुरुआत की जाए और कहां पे खत्म किया जाए। पीवाईक्यू सॉल्व किया जाए, एनसीईआरटी सॉल्व की जाए या क्लास नोट्स को पढ़ा जाए। तो आज हम लोग यहां पर वही डिस्कशन करने आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं यहां पर आपको एक पीपीटी दूंगा जिसमें 20 दिन में हर दिन क्या क्या करना है वो लिखा हुआ होगा, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस होगी, स्ट्रैटेजी होगी, तो भैया ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस वीडियो को स्किप करके अभी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं इस तरह की प्लानिंग्स आप लोग ऑलरेडी बहुत शानदार तरीके से कर चुके हैं, क्योंकि आप प्लानिंग करने में तो बहुत जबरदस्त हैं। लेकिन उनके जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, जब उसको फॉलो करने की बात आती है, तो वहां पर आपको भी पता होगा कि जितना एनर्जी आप उस स्ट्रेटेजी को बनाने में लगाते हैं ना, मुझे लगता है सर उतनी देर शायद ये फॉलो भी नहीं करते। उतनी देर भी फॉलो नहीं हो पाता, ये सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं। तो मुझे पता है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो मैं यहाँ पर वो स्ट्रेटेजी बताने नहीं जा रहा। लेकिन मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, स्ट्रांगली कमिटेड रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले सुनिएगा यार, अपने आप से ना एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो। मतलब अरे कोई टारगेट सेट मत करो। जहां इंसान को अपने आप से उम्मीदें होती है ना, वहां पर फिर उसके ऊपर पड़ता है प्रेशर। और प्रेशर में क्या होता है ना, इंसान अपना नेचुरल जो उसके अंदर टैलेंट है ना वो शो नहीं कर पाता है। क्योंकि सर हमने जनरली देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पहले से टारगेट सेट कर लेते हैं कि सर मुझे 240, 260, मुझे 260, 290 तो 100% सोच लिया है ना। अब क्या होता है कि सर जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और जब हम तैयारी करते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारी प्रिपरेशन नहीं चलती, या जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं और पहले 2 या 3 सवाल जब हमसे नहीं बनते हैं, और जब हमें लगता है कि हमारे उम्मीदें जो थी उस पर हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, तो वहाँ पर एक नेचुरल सा प्रेशर क्रिएट होना लगता है। बिल्कुल सर। तो मैं यार ये कहूँगा कि जब इंसान को अपने आप से उम्मीद नहीं होगी ना, तो कोई प्रेशर ही नहीं होगा। तो उम्मीदें नहीं रखनी। हमारा गोल है, हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन हमें कितना स्कोर करना ना, प्लीज ये सेट मत करो। और किसी को बताओ मत कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारे अंदर कितनी आग है ना, ये अंदर ही रखो। जब वक्त आएगा तो दुनिया को अपने आप दिख जाएगी। तो मैं यहाँ पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम किस आईआईटी या किस एनआईटी में जाना चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या लाइफ का, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। इवन अगर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स अगर आपसे पूछते हैं इस समय कि भैया इस बार क्या उम्मीद है, या पिछली बार जैसा परफॉर्म ही करोगे या इस बार कुछ अच्छा करने वाले हो, तो कह देना अभी प्लान नहीं किया है। फिर पूछेंगे प्लान नहीं किया तो क्या प्लान किया है? प्लान ये है कि आज का मेरा लाइफ का जो डे है वो वन ऑफ द बेस्ट डे होना चाहिए। मुझे अपनी पूरी एनर्जी अपने गोल पर फोकस करने में लगानी है। मैंने आज का जो टारगेट सेट किया है कि आज मुझे क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, मेरा पूरा फोकस उसी पर रहना चाहिए। मतलब मुझे 20 दिन के बाद क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक रहता है फियर ऑफ फेलियर, कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो यार इस डर को साइड में करो, जो भी होगा अच्छा होगा। बहुत अच्छी पोजीशन में हो तुम लोग, क्योंकि आज जहां पर हो सकता है कई लोगों के लिए सिर्फ ख्वाब हो। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। तो अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, एकेडमिकली हमें किस तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो उसके बारे में एंटी सर ने बहुत डिटेल में एनालिसिस करी है। अब आपको सर आगे एक्सप्लेन करेंगे कि अब हमें किस तरीके से किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। तो बताइए सर, एंटी सर। हेलो बच्चों, तो देखो जैसा कि राहुल सर ने आपको बताया कि कुछ कुछ चीज़ों से हमें भी बचना है, जैसे कि हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन। मैं ये नहीं, हम लोग यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने अपने से उम्मीदें करना या फिर अपने को ऊपर ले जाना, क्या सपना देखना बंद कर दो। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अभी स्कोर्स का एक्सपेक्टेशन मत दिमाग में लेके आइए। क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि आपने भैया स्कोर का एक्सपेक्ट करके बैठो 240, एग्जाम में गए, पहला क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया गलती से जो कि उस टॉपिक का आया जिसकी हमने प्रैक्टिस कम की है, या फिर मान लो किसी भी तरीके से ऐसे मान लीजिए कि कैलकुलेशन गंदी थी, एरर थी उसमें, हम उलझ गए उसमें। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन हाई होगी तो हमारे दिमाग में यही चलेगा कि यार मुझे तो 260 लेके आने हैं, अब मेरा क्या होगा। तो एक्चुअल में जो बाकी के क्वेश्चन लास्ट के आसान भी होंगे ना,
तो भी हम एक्चुअली में क्या कर पाएंगे, उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात बच्चों, हमें करना क्या है यहाँ पे कि जैसे कि अगर आप खुद से एक्सपेक्ट नहीं करोगे अभी मार्क्स का, तो दूसरा उसका फायदा आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चा, कि आपको क्या करना है अभी कि मेरा आज का दिन कैसा गया, तो आपको ये कंपेयर करना है नेक्स्ट डे कि मेरा आज का दिन कल के दिन से बेहतर होना चाहिए। We have to apply our efficiency to best our capacity। ये इस चीज पर फोकस करना है आपको सिर्फ और सिर्फ। और रही बात बच्चों एकेडमिकली हमको क्या करना है, कैसे करना है, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, पीवाईक्यू पीवाईक्यू कितने मतलब सॉल्व करने हैं, इन सब के बारे में अभी हम दोनों सर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा पीवाईक्यू के बारे में। पीवाईक्यू हमको करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। इवन मैं तो अब यही सजेस्ट करूंगा सर इन बच्चों को कि 20 डेज में ओनली सिर्फ और सिर्फ आप अभी पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले हमारे दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि हम क्या क्लास नोट्स देख के पीवाईक्यू सॉल्व करें या एनसीईआरटी पढ़ करके पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो मेरा ये मानना है, जैसे कि मतलब हम लोग क्लासों में डिस्कस करते रहते हैं, हमारी चर्चा अभी हो रही थी, कि सबसे पहले हम इसमें क्या करें कि अगर हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं तो कोई भी टॉपिक उठाएं, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज को एक बार नजर मार लें। ये देख लें बच्चा कि उसमें सबसे ज्यादा किस टॉपिक के पीवाईक्यू पूछे गए हैं। जैसे कि सर हम अभी भी चर्चा कर रहे थे, अभी हमारा जो वेव ऑन ऑप्टिक्स और वेव ऑन मोशन, वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव का जो अभी हमारा वोकाल चल रहा था, मैराथन चल रहा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग की हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ वेव के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनका अमाउंट इतना है कि रेस्ट ऑफ से भी ज्यादा है। मतलब पूरे टॉपिक में से मान लो अगर x क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो मैं डैम श्योर हूं कि XY2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग से आए हुए हैं। तो आप ये नजर मार लें कि क्या सारे टॉपिक आपके लिए जरूरी हैं, टाइम तो कम बचा हुआ है, तो आप उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें बच्चों भी जिनसे पीवाईक्यूज में ज्यादा तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा बच्चों हमको क्या करना है, पीवाईक्यू हमको कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आपने एक बार पीवाईक्यू कर लिए हैं तो दूसरी बार पीवाईक्यू करने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो पहली बार में आपसे नहीं बने थे या जिनकी कैलकुलेशन ज्यादा थी या आपको करने में दिक्कत आई थी, देखो नहीं बने का मतलब ये है कि आपने सॉल्व किया और आंसर आया, पीछे आपने आंसर देखा, फिर आपने देखा अच्छा इसमें तो ये होगा, मतलब आंसर देख के आपका आंसर करेक्ट आया है, वो भी नहीं करने वाली श्रेणी में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस या जिनकी एरर ज्यादा थी, ऐसे क्वेश्चंस को आप वापस से ट्राई करें। अगर कोई टॉपिक ऐसा है बच्चों कि जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, या फिर जब जस्ट आपका उसने मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके संस्थान में लास्ट में कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे टॉपिक्स में बच्चों आपको क्या करना है कि जैसे मान लो उसमें 150 पीवाईक्यू है, 150 पीवाईक्यू 20 डेज में अगर अप्लाई करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आप सिर्फ और सिर्फ इवन क्वेश्चन उसके या ऑड क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न में लेकर के सॉल्व करें। अगली बात समझ में, अगली बात होती है बच्चों मॉक टेस्ट की। कभी कभी ये भी क्वेश्चन से स्टूडेंट का आता है, आजकल जो रैंडमाइजेशन चल रहा है हमारा, कि सर मैं मॉक टेस्ट डेली दूं, वीक में 2 दूं, ना ही दूं, तो मुझे किस तरीके से मॉक टेस्ट की प्लानिंग करनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट प्लान करने के लिए बच्चों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझाना चाहूंगा कि ज्यादा मॉक टेस्ट देना इस समय पे आपके लिए खतरा बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वीकली ज्यादा से ज्यादा 2 ही मॉक टेस्ट आप दें, और 2 ही मॉक टेस्ट तब दें बच्चों जब आपका सिलेबस रियल में बहुत शानदार तरीके से हो गया है, या फिर अगर आपका सिलेबस अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, आप बहुत ज्यादा सीरियस फोकस अभी तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वीक में 1 ही मॉक टेस्ट आप दें। समझ में आया बच्चों? बाकी बच्चों कुछ और भी बातें हैं जो राहुल सर आपसे शेयर करने वाले हैं। राहुल सर आपको अभी जो बातें बताने वाले हैं उससे मैं आपको बता देता हूं कि हमको फायदा क्या होने वाला है। जो आपके मन में अभी रैंडमाइजेशन चल रहा है ना, क्लास नोट्स, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी, इससे बच्चों आपको फायदा मिलेगा कि हम अपनी पढ़ाई को सीक्वेंस में कैसे लेके आए जो कि अभी रैंडमाइज है। ओके बच्चों, प्लीज सर। जैसा कि सर ने अभी बताया आपको कि अभी इस समय ना रिवर्स प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। रिवर्स प्रोसेस क्या है कि जैसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। अभी अपन को क्या करना है कि लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पीवाईक्यूज को एक बार नज़र मारिए, सॉल्व मत करिए, एक बार नज़र मारिए और ये देखिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास नोट्स पे आइए, और क्लास नोट्स पे आने के बाद आपको क्लास नोट्स पढ़ने नहीं है, बहुत पढ़ लिए यार, क्या करोगे, कितना पढ़ोगे क्लास नोट्स। अभी इस समय आपको क्या करना है, क्लास नोट्स को बंद करके साइड में रखना है, पेन उठाना है, रफ कॉपी उठानी है, और जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए ना उस टॉपिक के जितने भी फॉर्मूले में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको रिकॉल करिए और लिखिए। ट्रस्ट में आपको सब कुछ याद है, विश्वास तो करिए। आपके अंदर सबसे बड़ी कमी यही तो है कि आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, और जिस दिन ये विश्वास हो गया ना, आपकी इस जंग में लगभग 70% जीत तो हो ही चुकी है। तो यहाँ पर रिकॉल करिए, ब्रेन पर थोड़ा सा जोर डालिए, एफर्ट करिए,
आपको जब फॉर्मूले लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे कई सारे फॉर्मूले जो आपको फील आ रहा था कि आप भूल चुके हैं, इवन क्लास नोट्स बिना देखे आपको याद आ जाएंगे। और ऐसा आप हर चैप्टर में करने की कोशिश करेगा। ये मैं स्पेशली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्लास नोट्स खोलिए, वेरीफाई करिए और फिर उसके बाद सीधे PYQs को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, ये बात याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस की मार्केट में ना कोई दवा है ना कोई वीडियो है। अगर इस समय आप बैठ करके मल्टीपल वीडियोस देखते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि कोई एक ऐसा वीडियो आ जाए जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट फील करें तो उसका एक ही तरीका, अपने काम को 100% एफिशिएंसी के साथ करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। और एक बात दिमाग में रखिएगा कि आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी का 60 to 70% स्कोर अगर आता है तो 60 to 70% पे उसका जो परसेंटाइल है ना, वो बहुत प्यार से 98 या 99 के ऊपर आ जाता है आराम से, ठीक है। तो इसके लिए आप समझ रहे हैं, अगर 60% लाना है तो उसका मतलब 10 में से 6 सवाल सही करने हैं भाई। पूरा पेपर सही नहीं करना है, टॉपर नहीं बन रहे हो तुम। और टॉपर अगर हो तो यहाँ नहीं होते इस समय इस वीडियो में, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि 10 में से 6 सवाल करने के लिए तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन चीजों पे फोकस नहीं करना है जिनसे सवाल कभी कभार आए। अबे उनको छोड़ो ना, मानता हूं ऐसी चीजें 10 से 20% हो सकती हैं जिनसे एक्सक्लूसिवली कभी कभार सवाल पूछे गए। अपनी एनर्जी उन पे फोकस मत करो, अपनी जो एनर्जी है, जो बचा हुआ 80% फ्रैक्शन है, उस पे फोकस करो। अगर 80% पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है इस बारे में कि आप 60 to 70% बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और जेईई मेंस का जिस तरीके का अभी पैटर्न रह रहा है, जिस तरीके के NTA इस समय एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले को अप्लाई करना अगर आपको आता है ना, फॉर्मूले में जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब आपको पता है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ वैलिड है, तो डेफिनेटली आपसे वो क्वेश्चंस बनेंगे। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ केमिस्ट्री के लिए NCERT जरूर पढ़ के जाइएगा, जैसा कि मैं प्रीवियस अपने वीडियोस में भी बोलता रहा हूं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लास्ट 3 to 4 ईयर्स से केमिस्ट्री में एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड फॉलो हो रहा है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्टली NCERT से पिक किए जा रहे हैं। और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, मैं आपको बता दूं, वैसे होपफुली आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि हम कोटा पल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर इस पे 1 शॉट वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने ये चैप्टर्स अभी तक नहीं किए हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, कल एक और सेशन होने वाला है जिसमें हम वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज टॉपिक है। अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को एक साथ कंबाइन कर दूं तो मैं आपसे दावे के साथ बोल सकता हूं कि अप्रैल के अटेम्प्ट में लगभग इन 4 टॉपिक से मिला करके आपके 10 सवाल आने वाले हैं। 10 सवाल, समझ रहे हैं? मतलब पेपर रिवील कर दिया भाई तुम्हें, और 10 सवाल। और अगर आप तक नहीं किया है तो अब कर लो। अब ये समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, तो 1 शॉट देख लो जाकर के। 1 शॉट में थ्योरी के साथ साथ PYQs को भी सॉल्व किया। अब आपको लगेगा सर 1 शॉट का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होगा, 9 से 10 घंटे का होगा। स्पीड बढ़ाओ भाई, यूट्यूब पे फीचर है 1.5 पे स्पीड करो। नोट्स शेयर किए हुए हैं तो आप उन लंबे लेक्चर्स को बहुत कम इंटरवल में कवर कर सकते हैं। और ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि हमने जीरो से लेकर के हर चीज को कवर करते हुए पढ़ा है। इतने इफेक्टिव 1 शॉट वीडियोस हैं, जिस तरीके के हमारे पास रिव्यूज आए हैं उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने उन सेशंस को अटेंड किया ना, उस सेशन के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, वो काबिले तारीफ है। तो अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं किए हैं तो प्लीज़ इन पे फोकस करिए। वीडियो समझ में नहीं आ रहा, कंटेंट कहाँ से जाएं, कोटा पल्स के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए 1 शॉट वीडियोस को। और कल हम फिर से एक वेव ऑप्टिक्स का भी सेशन लेकर के आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे सेशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ फोकस करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और टेंशन उन लोगों को होती है, जैसा कि शुरुआत में बताया था, जिनको जीवन में अपने आप से उम्मीदें बहुत होती हैं। बिना उम्मीद के मस्त रह करके पढ़ाई करिए, पूरा दिन मत पढ़िए यार, पूरी बना ली स्ट्रेटेजी, 16 घंटे पढ़ेंगे एक दिन में। भैया ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल बात करिए, ठीक है। 16 घंटे पढ़ेंगे तो 16 घंटे में 6 घंटे तो आपका जो दिमाग है वो काम करना ही बंद कर देगा। तो एक काम करिए ना, 16 घंटे मत पढ़िए यार, 12 घंटे ही पढ़िए। जो 4 घंटे ना वो अपने जीवन को एंजॉय करने में दीजिए, रिलैक्स करिए, आराम से नींद को पूरा करिए। उससे क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अननेसेसरी अपने आप पे स्ट्रेस मत डालिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस डालेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगी, और एफिशिएंसी जहाँ डिक्रीज होगी तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मस्त रहिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, वॉक करिए,
ठीक है, म्यूजिक सुनिए, अगर गाने वगैरह सुनने का शौक रखते हैं, पेरेंट्स से रेगुलर टच में रहिए और ज़्यादा किसी से ज्ञान मत लो यार, अब है ना, पूरा साल तुमने बहुत ज्ञान लिया है अपने दोस्तों से, अभी इस समय किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी एंजाइटी फील होती है तो 2 ही लोगों से आपको बात करनी है, या तो अपने पेरेंट्स से या आपके जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी मेंटर हैं उनसे। इसके अलावा किसी और से इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट के 20 डेज़ मोस्ट क्रूशियल डेज हैं, या हो सकता है आपके जीवन में 1 मोर स्टेप और इंप्रूव कर दें और आप जीवन में बहुत आगे पहुंच सकते हैं। सो बी केयरफुल भाई, ठीक है। और सर, एंटी सर, आपकी तरफ से कोई बात? बस बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे कि सर ने कहा था कि दुनिया वही जीतते हैं जिनका खुद पर विश्वास होता है। क्या बात है। तो आप खुद पर विश्वास रखिए, दुनिया हमारी होगी, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। एक बच्चों, दूसरी बात, लास्ट में एक बात और कहूँगा मैं आपसे। एक्चुअली में जिस एज में आप हैं ना, उस एज में जो चीज़ हमको इंस्टेंटेनियस सुख देती है ना, वो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो चूंकि 20 दिन बचे हुए हैं बच्चों, अभी मार्केट में कुछ वीडियोस का बूम आने वाला है। ये देखो, 5 दिन में 99 परसेंटाइल प्लस कैसे लाएं, ये ऐड बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कि मैं बचपन में ऐड देखता था बस स्टैंड के पास में, 2 दिन में खांसी कैसे ठीक करें। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे, ऐसे वीडियोज़, ऐसे ऑब्स्टेकल से आप जरूर बचें। ऐसे ऑब्स्टेकल से बचना है। दूसरा, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको इंप्रूव करना है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या कहती है? हमारी बॉडी को हम जैसे दिन में एक्टिव रखते हैं, बॉडी को वैसे ही एक्टिव रहने की आदत होती है। लॉ ऑफ इनर्शिया सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, उसको भी यहाँ पर बच्चों आपको फॉलो करना है। दूसरा, जैसे कि पेपर का टाइम 9 से 12 या 2 से 5 होता है, इस टाइम पर आपको सोना नहीं है। एक बच्चों, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अभी, चूंकि वीडियो का टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैं अपनी बातों को जल्दी से वाइंड अप करता हूं। एक आपको मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके एग्जाम से पहले 2 या 3 दिन पहले आप एक अननोन प्लेस पर जाकर के, जैसे एग्जाम सेंटर आपके लिए अननोन प्लेस होता है, आपको नहीं पता कि आप कहां एग्जाम देने वाले हैं, तो सेम बिल्कुल जैसे किसी मिशन पर जाते हैं तो आर्मी उससे पहले उसका क्या करती है, प्रैक्टिस करती है, एज इट इज उसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस करती है। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, 2 या 3 दिन पहले अपने को बच्चों किसी अननोन प्लेस पे, आप अपने दोनों फ्रेंड को फोन करो, आप उसके घर पे जाओ, वो आपके घर पे आएगा। टाइम भी वही रखेंगे आप, 9 से 12 या फिर बच्चों 2 से 5, उसी चीज में आप जाएंगे और बिल्कुल पेपर एज इट इज देंगे, ये मान करके कि आज ही मेरा फाइनल पेपर है। तो इसमें बच्चों जो एग्जाम टेम्परामेंट की हम बात करते हैं ना, वो चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम टेम्परामेंट में क्या क्या आप लूज कर रहे हैं। तो जिससे फाइनल प्रैक्टिस होगी, जिस दिन फाइनल मैच होने वाला है आपका, उस दिन बच्चों आप उन सब चीजों की गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बायोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ये चीज आपको इंप्रूव करनी है। दूसरी बच्चों, हम अभी अपने लेथार्जिकनेस जो हमारा आता है, आलस, उससे हमको बचना है। तो जो भी आप फास्ट फूड खा रहे हैं, जो भी सर हॉस्टल से खाना नहीं खा करके बाहर से जो जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, खाने की बात मत करो, मैं भी चला जाऊंगा। उनको बच्चों अभी देखो, सर का भी वेकेशन का टाइम है, सर का सिलेबस खत्म हुआ है, तो सर का एक अलग अलग, सर मजाक कर रहे हैं वैसे, है ना सर, वैसे हाईली हेल्दी फूड्स खाते हैं, आपको दिखता ही होगा। तो दूसरी बच्चों बात मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हेल्दी फूड पर ध्यान दें। आप ड्राई फ्रूट्स का अमाउंट अपने फूड्स में जरूर बढ़ाएं, इनसे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है और हम अपने आप पर, अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल करने की जो बात होती है वो बढ़ती है बच्चों। ओके बच्चों, तो ठीक है, बहुत सारी बातें हमने कर ली। आई होप सर इन बच्चों को इन बातों से फायदा होगा। ये तो मैं डैम श्योर हूं कि जो रैंडमाइजेशन था वो सीक्वेंस में तो 100% हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, वी ऑलवेज लव यू बच्चों।